नीतीश कुमार जी आए, श्री बाबू के बाद दूसरे मुख्यमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक किया और बिहार की सामाजिक संरचना को भी ठीक करने वाले इकलौते मुख्यमंत्री हुए। इसके बीच में कई मुख्यमंत्री, मैं तो 24वां मुख्यमंत्री हूं और 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का मौका पूरे एनडीए को बिहार की जनता ने दिया और बिहार विकास तेज गति से करे। नीतीश जी ने काम किया, उसके पहले के मुख्यमंत्रियों ने काम किया, लेकिन क्योंकि बीच के कालखंड में लंबे समय तक बिहार अस्थिर हो गया था, तो वो जो 20 साल 25 साल का पीरियड रहा वो गैप हो गया बिहार के लिए। इससे दूसरे राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, बॉम्बे, सब शहरें, इवन तमिलनाडु आज देश में सबसे तेज गति में आगे बढ़ रहा है और हम पीछे छूटते चले गए। और हम मूलभूत सुविधा के लिए चिंतित रहते थे, मूलभूत सुविधा कैसे प्राप्त होगा, गांव में सड़क कैसे बनेगा। मैं जब पहली बार विधायक हुआ तो मैं अभी राहुल जी को बता रहा था कि मैं दिन में 20 किलोमीटर चलना पड़ता था अपने क्षेत्र की भ्रमण के दौरान, एक दिन में 20 किलोमीटर। और आज विकास की किरण इतना गांव तक पहुंच गया है कि मैं जरूर बिहार के लोगों को कहना चाहता हूं कि बिहार के चारों तरफ आप चले जाएं। बिहार, उत्तर प्रदेश, बगल में झारखंड, बंगाल और एक तरफ नेपाल है। किसी भी राज्य में आप जाइए या देश में जाइएगा, जितना ग्रामीण विकास, ग्रामीण सड़कें और बिजली हमारे यहां उपलब्ध है, इन किसी राज्य में आज के तारीख में नहीं है। हमारे पास हम बिजली जरूर खरीदते हैं, देश में सबसे ज्यादा बिजली का सब्सिडी भी हम देते हैं। 23,000 करोड़ सिर्फ हम बिजली के सब्सिडी में देते हैं। और बिहार में पिछले साल हम लोगों की सरकार ने तय किया कि बिहार में जो ग्रामीण इलाके में जो गरीब परिवार है, वैसे तो हम किसी को छोड़ते नहीं है, 1 करोड़ 90 लाख परिवार है बिहार में जिसको बिजली कंज्यूमर के तौर पर डोमेस्टिक कंज्यूमर है। और 1 करोड़ 90 लाख सभी परिवार, भले लालू जी का परिवार ही क्यों ना हो, उनको भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम हमारी सरकार का। जो अपने आप में जिस प्रदेश के राजा लोग मानते हैं कि राजा हैं, हम लोग तो आज भी मुख्यमंत्री होकर समझते हैं कि सेवक ही है, लेकिन वो परिवार अपने आप को राजा ही मानता है। मेरा यह मानना है बिहार को तेज गति से ले जाना पड़ेगा, और इसलिए तेज गति से ले जाना पड़ेगा कि देश के अन्य राज्य, जब मैं कभी भी नीति आयोग की बैठक में गया, मुख्यमंत्रियों की बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला, या कभी भी भारत सरकार के साथ कभी भी हमारी बैठक हुई, तो हमको यह महसूस होता रहा कि हम पीछे हैं, दूसरे राज्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने जब मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया तो 14-15 दिनों तक मैं आम लोगों से मिलता था। सभी लोग, लगभग 11,000 से अधिक लोग हमसे मिले। पहला 2-3 दिन तो लोगों ने बधाई दिया और तीसरे चौथे दिन से एक कागज पकड़ाना शुरू किया, ये दिक्कत है, ये गांव में सड़क नहीं है, यहां पर ये दिक्कत है। तो धीरे धीरे मैंने ये एहसास किया, लगभग 7,000 आवेदन मेरे पास आए। तो मैंने कहा ये या तो आवेदन मैं निष्पादन करूं या सरकार चलाऊं। तो मैंने एक सोच, यहां नीतीश मिश्रा जी आईटी मिनिस्टर भी हैं, बैठे हैं, सभी मंत्रियों से मैंने बात किया और एक कार्यक्रम चलाया, सहयोग कार्यक्रम। ऐसा कार्यक्रम दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा।
और यह कार्यक्रम है कि आप कोई आवेदन देते हैं तो उसका डिस्पोजल टाइम फिक्स किया मैंने, और बीच का सारा कनेक्शन खत्म किया, डिपार्टमेंट को हटाया, सीधा सीएमओ इसको डायरेक्ट देखता है और सीधा आवेदन देने के 10 दिन तक यदि किसी पदाधिकारी, किसी कर्मचारी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, आदेश जारी नहीं किया, 11वें दिन ऑटोमेटिक मेरे ऑफिस से एक ऑर्डर जनरेट होकर नोटिस के रूप में नोटिस उसको सर्व हो जाता है। और अभी तक हमने देखा कि 9000 पहले नोटिस प्राप्त करने वाले लगभग 9000 हमारे कर्मचारी पदाधिकारी मिले। जब पहला नोटिस सीएमओ से गया, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई उपाय है नहीं, मंत्री जी भेजेंगे मुख्यमंत्री के पास, दूसरा नोटिस लगभग मात्र 350 लोगों को गया, जो 20 दिन के बाद 21वें दिन जारी हुआ। और तीसरा नोटिस, मैं तो कभी कभी कहता हूं कि 4 पदाधिकारी ने यह हिम्मत दिखाया कि उसको तीसरा नोटिस मिले तभी वो काम करेगा। अभी तक बिहार का कोई पदाधिकारी नहीं मिला जिसने 30 दिन पार करने का हिम्मत जुटा पाया, क्योंकि 30 दिन के बाद वो पदाधिकारी स्वयं निलंबित हो जाएगा, किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। तो मैं तो स्वयं खोज रहा हूं कि कैसा ऐसा कोई पदाधिकारी मिल जाए जो 30 दिन पार कर जाए। लेकिन इसके बाद हमको लगा कि रैंडमली हमने इसको चेक कराया, उसने ऑर्डर किए, सही ऑर्डर किए, लेकिन उसको जिस व्यक्ति ने आवेदन किया था उसको कोई प्राप्त नहीं हुआ। जैसे किसी के पति की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, कोई प्रतिनिधि का डेथ हो गया, उसके लिए उसको एक तरह से मुआवजा देने का प्रावधान हमारे यहां, तो जो देना था वो नहीं हुआ था। तो कई लोगों ने हमारे यहां आवेदन किए। तो पहला मंगल और तीसरे मंगल को पूरे बिहार के 500-3400 ब्लॉक में ये व्यवस्था की जाती है, सभी एक एक पंचायत में इस तरह शिविर लगाए जाते हैं। लेकिन दूसरे सप्ताह में मैंने ये व्यवस्था किया कि मैं स्वयं सुनूंगा और मैं आवेदन को सुनता हूं। पिछले बार 100 लोगों को चिन्हित करके बिहार से बुलाए गए। आपको जानकर खुशी होगी, न्यूज 18 को मैं बताना चाहता हूं, 100 आदमी आए और 100 के 100 आदमी ने ऑन कैमरा ये कहा कि हमारा काम पूरा हो गया, मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देने आया हूं। तो मेरे लिए सुकून का विषय था। जनता की समस्या एक बड़ी समस्या है और उनको न्याय मिले, यही सरकार का सुशासन होता है। यह किसी भी सेक्टर में हो, इस काम को बढ़ाना है। और मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं, जिस तरह प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पूरी व्यवस्था की संरचना की है, इसको और आसानी से कैसे जनता तक पहुंचा सके, इस काम को हम करेंगे। लेकिन साथियों, कई चीजों को हमने फोकस भी किया। जब भी हम लोग कभी किसी इलाके में जाते थे तो लोग कहते थे हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, हमारे पास कोई लाइव क्लासेस नहीं है। हमने इस पूरी संरचना को धीरे धीरे व्यवस्थित करने का शुरुआत किया और इसकी शुरुआत भी अनोखा है। मैं दिल्ली से आ रहा था और एक सांसद हमसे मिले, अशोक मित्तल, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि मेरा एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में 42,000 बच्चे पढ़ते हैं, लवली यूनिवर्सिटी जालंधर में। और उस जालंधर जाकर 42,000 में से मैंने पूछा बिहार के बच्चे कितने पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा 11,000 बच्चे सिर्फ बिहार के। तो मैंने आके क्रॉस वेरिफिकेशन किया साथियों, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी ने शुरू किया,
तो हमको लगा कि इतनी बड़ी राशि हमारी बाहर जा रही है जो सरकार की है। आम लोग तो जो सक्षम है वो जा रहे हैं, लेकिन जो सरकार राशि दे रही है इसको बिहार के अंदर रोकने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आया और मैंने पहला फैसला लिया कि 534 ब्लॉक में जहां भी डिग्री कॉलेज नहीं थे, 278 डिग्री कॉलेज आजादी के 78 साल के बाद बिहार में थे, एक दिन में मैंने 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया सर। और इसके साथ साथ मैंने कहा दूसरे राज्यों में लोग यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हमारे राज्य में हमारे लोग क्यों नहीं बनाएंगे? हमारे हजारों की संख्या में लोग आवेदन कर रहे हैं। मेरे पास जितने आवेदन थे मैंने उसको तुरंत स्वीकृत किया और मैं चाहता हूं कि ये प्रखंड लेवल तक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। हम दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हैं, हमसे पीछे इंडोनेशिया छूट चुका, हमसे पीछे बांग्लादेश छूट चुका। हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य है। हमारी आबादी और झारखंड का दोनों का क्षेत्रफल जब देखिएगा तो लगभग बिहार और झारखंड बराबर है, कुछ छोटा हमसे है, लेकिन दोनों की आबादी देखिएगा, हम 14 करोड़ हैं और वो 5 से 6 करोड़ की आबादी पर है। और आप समझिए, मैंने तो वो दिन भी देखा जब बिहार में पहली बार सदन में आया, इसलिए मैंने कहा कि नेतृत्व की कमजोरी थी। टाटा भी यहीं था, बोकारो भी यहीं था, माइंस का रॉयल्टी भी यहीं था, तब भी बिहार नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि 6000 करोड़ का बजट होता था साथियों, और उसका 87% रेवेन्यू सिर्फ झारखंड से आता था। यह बिहार 13% रेवेन्यू देता था। वो बिहार बदला है। और जब मैं वित्त मंत्री बना 2024 में और जब मैं बजट पेश कर रहा था, 1 घंटा पहले झारखंड ने बजट पेश किया तो उसने 1,39,000 करोड़ का बजट पेश किया था। और मैं उस बजट को देखने के पहले मेरा सीना 56 इंच का हो रहा था मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में, कि मैं जिस बिहार में 13% रेवेन्यू था, 87% रेवेन्यू वाला 1,39,000 करोड़ दे रहा था, और मैं 3,17,000 करोड़ का बजट ला रहा था। ये बदला हुआ बिहार है। और मैं बिहार के लोगों को एकदम आह्वान करता हूं, एकदम उचित समय है बिहार लौटने का, इन्वेस्टमेंट करने का, उद्योग के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, रोजगार के सेक्टर में, और कृषि आधारित उद्योग, इन चीजों को फोकस करके कैसे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं। जो बिहार आता है, हम लोगों ने देखा पटना से गया जी जाने में 5 घंटा लगता था, पटना से बेगूसराय जाने में 4 घंटा लगता था, पटना से सुपौल तो जाने का सोचते ही नहीं थे। लेकिन आज सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बिहार के किसी कोने में आप चले जाइए, 5 से 5.5 घंटा में आप किशनगंज का बॉर्डर पार कर जाइए। और पटना से गया जी जो 5 घंटा लगता था, आप 1.5 घंटा में पटना से बोध गया आराम से ड्राइव करके चल सकते हैं। इसलिए आज बिहार की जो संस्कृति है, इसको भी दुनिया को दिखाने का समय आ गया। हमने इस देश को बनाने में योगदान दिया। यही बिहार था जिसने मगध बनाया, यही बिहार था जिसने अखंड भारत का सपना देखा, यही बिहार था जिसने दुनिया को शिक्षा दिया, यही बिहार था जिसने नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी को जब किताबें जली तो 6 महीने तक किताबें जली, उसको भी बर्दाश्त करने का काम। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने, बिहार की जनता, देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया
और वो स्वयं जब नालंदा की पावन धरती पर आए, उस दिन मैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साथ में थे। उन्होंने कहा कि नालंदा का काम तो पूरा हो गया, इसके खंडर को लेकिन थोड़ा व्यवस्थित करो। हम खंडर के लिए भी कॉरिडोर बना रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था जिस विरासत को आज से 1000 वर्ष पहले आतंकी ने जला दिया था, बर्बाद कर दिया था, दुनिया को दिखाने के लिए इसको रखो, इसको दिखाओ कि हमारा पुराना क्या था और नया हमने क्या बनाया। और इसी के तर्ज पर तुम्हारा दूसरा यूनिवर्सिटी जो विक्रमशिला है वो अभी बाकी है। तो अभी मैं 15 तारीख को जब 211 डिग्री कॉलेज खोल रहा था, उस दिन मैंने 220 एकड़ उसको भी हैंडओवर कर दिया कि अगले 1 साल के अंदर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी जमीन पर उतरते हुए लोग देखेंगे। इसलिए साथियों, बिहार तेज गति से विकास करने की जरूरत है। मैंने शुरू में ही कहा, नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया, अर्थव्यवस्था को भी ठीक किया, संरचना को भी ठीक किया, सामाजिक संरचना को भी ठीक किया। 26 किलोमीटर मैरीन ड्राइव बना है। राहुल जी देखे होंगे, कभी आप आए होंगे, या एक बार दिवाकर जी घुमाइए, चंद्रमोहन जी आप लोग थोड़ा दिखाइए इनको गंगा किनारे। ये वर्ल्ड क्लास बना है और ये पूरी तरह गंगा की कनेक्टिविटी पर टिका है। एक ब्रिज जल्द ही प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वैसे जनता उस पर चल रही है, कच्ची दरगाह से लेकर राघोपुर होते हुए नीतीश कुमार जी ने इसको 2014 में स्वीकृत किया था। मैं इसलिए बार बार समय का बात बताता हूं। 2012-13 में नीतीश कुमार जी ने मैरीन ड्राइव को सैंक्शन किया। 70 के जमाने में बॉम्बे में बन गया, लोगों ने, दुनिया ने देखा, वहीं से मैरीन ड्राइव का कंसेप्ट आया। इसको बनाने में 12-13 साल लगे। वो जो कच्ची दरगाह पुल है उसको भी बनाने में 13-14 साल लगे, क्योंकि हम अपने संसाधन से बनाते हैं। हम गरीब राज्य हैं, 3,47,000 करोड़ का बजट है और बिहार का अपना संसाधन 70,000 करोड़ भी नहीं है। हम दिल्ली की तरफ देखते हैं कि दिल्ली मोदी जी का आशीर्वाद मिले और बिहार आगे बढ़ सके। तो आप सोचिए कि नीतीश जी ने एक एक तिनका को जोड़कर इस पूरे कंस्ट्रक्शन को खड़ा किया। लेकिन मैंने कहा कि अब इसको तेज गति से ले चलिए। नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय वो पथ निर्माण मंत्री थे, हम लोगों ने तय किया अभी 26 किलोमीटर का सड़क है, हम इसको 139 किलोमीटर इधर पटना के दीघा से कोइलवर तक और मुंगेर से भागलपुर तक, उधर 83 किलोमीटर और इधर लगभग 40 किलोमीटर का स्ट्रेच हम लोग कर रहे हैं। और 3 नए और एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। ये जो पटना के मनेर से बक्सर तक विश्वामित्र पथ के तौर पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। गंगा के उस पार और इस पार को जोड़ने वाला 5 ब्रिज बन रहा है। आप कच्ची दरगाह से लेकर दिगवारा तक 5 ब्रिज को जोड़ने के लिए हमने गंगा अंबिका पथ का नाम देकर उसकी संरचना खड़ा करने का काम शुरू किया है। आप सोचिए, इस पूरी संरचना को बनाने के लिए लगभग 50,000 करोड़ की जरूरत होगी। पिछले बार जो हम लोगों ने मैरीन ड्राइव बनाया वो लगभग 5,000 करोड़ का था, 100% राशि हमने दिया। इस बार 50,000 करोड़ रुपया लगेगा और मैंने कहा कि ये सब काम पीपीपी मोड पर सिर्फ हम जमीन उपलब्ध कराएंगे, सारा पैसा बाहर के लोग आके देंगे। और उसको 12 साल लगा, ये 3 साल में 2030 के पहले हर हालत में पूरा करके बिहार की जनता को इस पथ पर चलाने का काम हम लोग करेंगे साथियों। इसलिए साथियों, अब इन्वेस्टमेंट का समय आ गया। ये बिहार अर्बन टाउनशिप में हम पीछे छूट गए। यहां ब्रजेश जी बैठे हैं, बिहार से हैं।
इतिहास में याद कीजिए, प्रतियोगिता दर्पण में यही पढ़ते थे कि एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी का नाम बताइए, तो कहता था लोग कंकड़बाग। आज इतिहास के पन्ने में कहीं कंकड़बाग दिखता नहीं है। मैं आया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी संरचना को तैयार करने के लिए कहा था। आज हमने 12 टाउनशिप की कल्पना की, लगभग 6.5 लाख एकड़ जमीन इसको चिन्हित किया है, और इसकी संरचना है कि हम ऐसे टाउनशिप बनाए जिसमें इन्वेस्टमेंट बाहर से लोग आए, यह टाउनशिप क्रिएट हो। जब मैंने 6.5 लाख एकड़ जमीन पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोक लगाया, तो लोगों ने कहा कि सम्राट चौधरी जी की सरकार ने इस पर रोक लगा दिया कि खरीद बिक्री नहीं होगा। मैंने कहा, कुछ मीडिया के साथी मिले तो मैंने कहा कि उसका हेडलाइन कुछ और था भाई साहब, आपने कुछ और बना दिया। रोक इसलिए है, वैसे मैंने ये भी कर दिया है कि कोई भी किसान कभी भी जमीन सरकार को दे सकता है और कभी भी जमीन अब बेच भी सकता है जिलाधिकारी के सहमति से, वो भी ऑर्डर निकलने वाला है, इसलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन 6.5 लाख एकड़ जमीन में हमारे लिए हेडलाइन था कि उसमें 6 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। लोगों ने कहा जमीन रोक दिया, हम तो लैंड पूलिंग से करेंगे, जमीन अधिग्रहण करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। चंडीगढ़ को देखते देखते हम लोगों ने सुंदर शहर देख लिया, गुड़गांव को देखते देखते बड़ा टाउनशिप देख लिया, नोएडा को देखते देखते टाउनशिप देख लिया। ये सब 20 साल 25 साल के शहर हैं। इसलिए मैं बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये पूरी संरचना आपके लिए तैयार हो रहा है और इसमें हम टाउनशिप बनाएंगे। मैंने कहा इसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाइए। जितने बाहर से लोग आते हैं वो कहते हैं कि पटना में हमको जमीन दिलवा दीजिए। मैंने कहा इसमें 10,000 एकड़ उसी के लिए आइडेंटिफाई कर दिए। 5,000 छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो चाहते हैं उसको दीजिए 5,000 एकड़, और 5,000 एकड़ जमीन वैसे बड़े लोगों को दीजिए जो बड़े प्लांट लगाना चाहते हैं। इसी के लिए मैंने अभी कहा है कि इंडस्ट्री के तौर पर आईएमसी गया जी में हम लोग बना रहे हैं, बोध गया में, और ये लगभग 1700 एकड़ एक तरफ है और लगभग 1300 एकड़ रोड के उस पार है, 3,000 एकड़ जमीन है। हमने कहा कि बोकारो की कल्पना यही थी, टाटा की कल्पना यही थी, हम गया जी में इंटीग्रेटेड पूरी तरह स्टील प्लांट एक जगह पर कंबाइंड हब बनाएंगे जहां लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। साथियों, यह मैं बताना चाहता हूं। और यह अब मेरा 100 दिन पूरा हो गया। 5 तारीख के बाद मेरा काम यही है, एक एक इंडस्ट्री से जोड़कर एक एक चीजों को जमीन पर उतारने का काम करना, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 20 नवंबर को एनडीए की सरकार का 1 साल पूरा होगा और उस दिन लगभग 5 लाख करोड़ जमीन पर उतरे प्राइवेट स्तर पर। सरकार तो 3,47,000 करोड़ लगाएगी, लेकिन प्राइवेट स्तर पर हम लगाएं तब तो आगे बढ़ पाएंगे। अभी पटना के उस तरफ जाएंगे हाजीपुर, वहां पर लगभग 1100 एकड़ में हम इलेक्ट्रॉनिक और इंडस्ट्री के लिए एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक पार्क के तौर पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को ऑफर किया है। और आपको जानकर खुशी होगी, क्योंकि रोजगार भी हमारे लिए बड़ा विषय है, इसलिए मैंने शुरू में कहा बिहारी को बिहार में पढ़ाना, बिहारी को बिहार में उद्योग धंधे कराना और बिहारी को बिहार के अंदर रोजगार दिलाना ही हमारी सरकार का मकसद है। क्योंकि बिहार के लोग जब तक बिहार में इंडस्ट्री के साथ साथ रोजगार नहीं करेंगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी समृद्धि क्या होगी? बाहर से हम पैसा जरूर कमा के आते, क्योंकि देश के किसी कोने में आप जाइए, टॉप में भी हम ही हैं, बॉटम में भी हम ही हैं। टॉप पे इसलिए हमने कहा कि जितने आईएएस और आईपीएस होते हैं, 1/3 देश में जो
यूपीएससी कंप्लीट करता है वो बिहार के होते हैं। और बॉटम इसलिए कहा कि बॉटम में जो झाड़ू लगाने से लेकर वहां का जितना काम करने वाला मिलेगा वो भी सब बिहारी मिलेगा। हमको अपने घर को ठीक करना है, हम दूसरे के बोझ को कम करना चाहते। इसलिए हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें हमारा फोकस है कि हम कैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्क के लिए सिर्फ हम लोगों ने तय किया है कि वहां लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और साथ साथ 1 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम करेगा। तो कई चीजें हैं जिसको हम लोगों ने अभी प्लान करना शुरू किया है। हमारे लिए अभिशाप रहा है नेपाल का पानी, अपना पानी नहीं। नेपाल जब तबाही मचाती है, नेपाल में बारिश होता है और तबाही हमारे यहां होता है। हमने वो दिन भी देखा 1,60,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने 2007-8 में छोड़ा। बिहार के लगभग 22 जिले पड़ते हैं नॉर्थ बिहार में, उसमें से 15 जिले में बाढ़ की स्थिति थी। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में जो सिंचित भूमि थी वो लगभग 22 लाख हेक्टेयर जमीन था। आज के तारीख में 20 साल के बिहार के विकास में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के विकास के कारण बिहार में लगभग 40 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गया, लगभग दुगना हो गया और हम सेफ हो गए। आज 2024 के दशहरा के समय अचानक बाढ़ आया और 1962 में जो बाढ़ आया था, 62 या 63 में, उस समय 6,27,000 क्यूसेक पानी छोड़े थे नेपाल ने और पूरे बिहार में पानी ही पानी था, क्योंकि उसमें कोई बांध नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। लेकिन इस बार 2024 में जब बाढ़ आया नेपाल से 6,52,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए और बिहार के मात्र 156 गांव जो रिवर बेड में था सिर्फ उसी में पानी आया था। ये बदला हुआ बिहार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में सांसदों के लिए घर बनाए तो उन्होंने मैसेज किया कि कुछ ऐसा नाम भेजिए जिसको कि उस संसद के भवन का नाम रख सके। तो मैंने कोसी भेजा, तो जैसे ही कोसी आप टाइप कीजिएगा तो कहेगा अभिशाप है। मैंने यहां से रिपोर्ट बनाकर भेजा कि कोसी अब अभिशाप नहीं है, आज के तारीख में वरदान स्थापित हो गया है और इसको और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। अभी लगभग 2 बड़ी नदियां गंगा के साथ साथ आपके कुर्सेला से लेकर, कटिहार के कुर्सेला से लेकर नेपाल के तराई सुपौल तक लगभग 287 किलोमीटर कोसी है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए मैंने कहा है और जानकर खुशी होगी आप लोगों को कि उसमें लगभग 60,000 एकड़ जमीन सरकारी मिलेगा हमको। उसका कॉस्ट सोचिए। मैंने कहा बॉम्बे में कोई चला जाता है तो कहता है मेरा घर सी फेसिंग हमको दिलवा दीजिए, हमको जो पैसा कहिएगा दे देंगे। मैंने कहा है कोसी और नारायणी जो गंडक के तौर पर जानी जाती है, इसके पूरे स्टेज पर हम काम कर रहे हैं। इन दोनों को कॉरिडोर भी बनाएंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाएंगे, अर्बन टाउनशिप भी ले जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को भी ले जाएंगे, लोग जो बिजनेस करने बिहार में आना चाहते हैं उसको भी ले जाने का काम करेंगे। और क्योंकि मेरा मानना है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्रा ऐसे राज्य, उसकी कमजोरी थी समुद्र और उसको उसने ताकत बना लिया। हमारी कमजोरी है बिहार के आबादी और बिहार का जल प्रबंधन। ये दोनों को व्यवस्थित करना है, ये पूरी संरचना पर काम कर रहा हूं सर। और जिस दिन हमारी ताकत बन गई उस दिन हम आगे बढ़ेंगे। और एक उदाहरण देता हूं कि बिहार जैसे राज्य को टैक्स का कोई लाभ नहीं मिलता था, आबादी का कोई लाभ नहीं था,
लेकिन जब से मोदी जी ने 2016 में जीएसटी लाया और जीएसटी लाने के बाद हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं, बनाइए कोई भी, खाएंगे हम ही। तो जब हम खाएंगे तो टैक्स आएगा बिहार को। तो ये फायदा एक एक बिहारियों का पहली बार सरकार को लाभ मिलना शुरू हुआ। इसलिए मैंने कहा कि आज यदि 3,47,000 करोड़ के बजट में 70,000 करोड़ के बाद भारत की सरकार या तो जीएसटी टैक्स के तौर पर देती है, इनकम टैक्स के तौर पर देती है, या असिस्टेंट के तौर पर देती है, या सहयोग करती है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे कई चीजों को काम करना है और हम लोगों का स्पष्ट मानना है क्राइम से समझौता नहीं हो सकता है, ना क्राइम से, ना कम्युनिज्म से, ना करप्शन से। ये CCC जारी रहेगा। और इस अभियान पर आप देखते होंगे प्रत्येक 36 घंटे के अंदर एक भ्रष्टाचारी को मैं जेल के अंदर डालता हूं। और मैंने साफ संदेश दिया है, नीतीश जी का सुशासन स्पीडी ट्रायल से लेकर कार्रवाई तक चला है। मैं उससे थोड़ा और टफ होकर मैंने कहा है कि अपराधी को बिहार छोड़ना होगा, रहना है तो सुधर कर रहिए, नहीं तो नेपाल निकल जाइए, दूसरे किसी प्रदेश निकल जाइए, भगवान भला करेगा। बिहार में आपका भला नहीं होने वाला है। बिहार की समृद्धि चाहिए, बिहार के लोगों की सेफ्टी हमारी गारंटी है। और मैं बता रहा हूं कि महिलाओं का क्या योगदान बदला, महिलाओं ने क्या ड्रास्टिक चेंज किया है बिहार के लिए। लोग महिलाओं को अबला नारी के तौर पर देखते थे, आज पूरा उद्योग का सिस्टम बदल दिया। सिर्फ एक जीविका को मैं बता रहा हूं आपको उदाहरण, हजारों महिलाएं ऐसे भी काम कर रही हैं हमारी, लेकिन सिर्फ जीविका को याद कीजिए, 2006 में इसकी शुरुआत हुई। उस समय तक बिहार के अर्थव्यवस्था में बिहार की महिलाओं का कोई रोल नहीं मानता था। आज के तारीख में, आज सिर्फ आज 2026 को देख लीजिए, बिहार की महिला 1,36,000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ महिला बहनें हमारी करती है। साथ ये बदला हुआ बिहार है। 30 लाख से अधिक जीविका दीदी लखपति है। इस देश में इससे अधिक किसी राज्य में नहीं है। सबसे ज्यादा इस प्रदेश ने जीविका समूह में अपनी बहनों को मजबूत किया। और जब पिछले साल हम लोगों ने राशि दिया, तो आप सोचिए कि हम लोगों ने जीविका दीदियों से सलाह किया, संवाद किया। 3 सलाह दिया उन लोगों ने। कहा कि हमको रोजगार करने के लिए पैसा दीजिए। दूसरा कहा कि हमको परिवार में बिजली बिल लगता है, कैसे जीवन यापन चलेगा। कोई परिवार नहीं है साथियों बिहार में जिसको भी बिजली कनेक्शन है, साल का 10,000 रुपया मेरी सरकार देती है, उनके सीधे खाते में जा रहा है। सीधे, अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1,90,00,000 परिवार को 10,000 रुपया साल का मैं सिर्फ बिजली में मुफ्त देने का काम करता हूं। 1,100 रुपया, यह महिलाओं की चिंता थी कि वृद्धा पेंशन 400 रुपया है बाबू, विधवा पेंशन 400 रुपया है, दिव्यांग पेंशन जो है 400 रुपया। एक बार हम लोगों ने तय किया और 12,000 करोड़ रुपया उन तमाम परिवार को, लगभग 1,12,00,000 ऐसे लोग थे जिनको हम प्रत्येक 10 तारीख को उनके खाते में सीधा राशि देने का काम करते। तारीख भी फिक्स कर दिया। अब तो 10 तारीख का कोई भी बुजुर्ग से पूछिएगा, आपको बोलेगा 10 तारीख हमको इंतजार है, उस दिन पैसा आने वाला है। किसी विधवा बहन से पूछिएगा, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, 1,100 रुपये का इंतजार करते। इसलिए ये लगातार चीजें बदल रही है। सामाजिक संरचना में और व्यवस्था को बदलने की जरूरत रही। मैं स्कूल की चर्चा इसलिए मैं फिर से कर रहा हूं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का काम हम लोगों ने तेज गति से शुरू किया। स्कूल हमारे बच्चे जाते थे, वो संतुष्ट नहीं होते थे। मैंने उसको मॉडल स्कूल बनाया।
मॉडल स्कूल में 551 मॉडल स्कूल बिहार में खोले और उसमें 2 प्रावधान विशेष तौर पर किया। एक कि बच्चों को लाइव क्लासेस चलाएंगे। हम लोगों ने 350, जिसने कभी कोटा में पढ़ाई कराया, किसी ने एलन की पढ़ाई कराया, किसी ने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कराया, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और 15 अगस्त तक इसको सभी स्कूलों में हमारा फोकस है कि हम इसको स्मार्ट क्लास के माध्यम से पहुंचाएं और पूरी व्यवस्था हम उसके जीवन को बदलने का प्रयास करें। और उसमें 2 चीज महत्वपूर्ण है, एक तो लाइव क्लास चला रहे हैं, दूसरा एक ऐप हम लोग उनके मोबाइल में या उनके आईपैड में अपलोड कर रहे हैं और उसकी व्यवस्था है कि रात के 11 बजे बच्चे को लगे कि कोई अलजेब्रा का मैथमेटिक्स गड़बड़ा गया, जोड़ घटाओ, वो आराम से लिखेगा और मोबाइल पर अपलोड करेगा, उसको 1 मिनट में उसको शिक्षक उपलब्ध हो जाएगा और ऑनलाइन पढ़ाने का काम करेगा। तो ये पूरी संरचना बिहार बदलने का है और रोजगार हमारा फोकस है, इसलिए उद्योग को तेज गति से ले जाना है। 14,000 एकड़ जमीन हम अधिग्रहण कर रहे हैं, लगभग 20,000 एकड़ जमीन हमारे सरकारी निकल रहे हैं, इसलिए उद्योग लगाने के लिए भी लोगों को बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। बिहार आएंगे लोग, आराम से बिहार में उद्योग लगाएंगे। और बिहार को देखने की चिंता लोगों को होती थी, पहले लोगों को डर रहता था कि हम निकलेंगे, हमका मेरा क्या होगा। मैंने तो अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कराया, हेली टूरिज्म। हमने बच्चों को कहा है कि पटना शहर देखिए, परिवार के लोगों को कहा है 3 दिन का यात्रा बनाइए, आप यहाँ से राजगीर जाइए, यहाँ से कैमूर जाइए, यहाँ से वाल्मीकि नगर जाइए। ये पूरी संरचना को खड़ा किया और इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी कई एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हमारे पास नहीं था। पटना एयरपोर्ट आप देखते उतरते के साथ समझ जाता है कोई भी अब कि पटना एयरपोर्ट देखने के साथ लगता है बिहार बदल गया। और बिहार बदलने के साथ अब हम लोगों ने इंसेंटिव देना शुरू किया कि आप यहां से हमको बैंकॉक ले चलिए, सिंगापुर ले चलिए, दुबई ले चलिए। हम उसके लिए 5 लाख का इंसेंटिव देते हैं, क्योंकि मेरा छोटा रनवे है, इसमें कहीं दो मत। रनवे को भी ठीक करने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ कई एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल मानक के तैयार हो रहे हैं। जिस तरह पटना का इनक्लेव आप देख रहे हैं, 20 नवंबर को प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब वो आए तो दरभंगा में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज के तारीख में हमारा हो गया, उसका भी इनक्लेव का उद्घाटन करने वो जरूर आएंगे, उसका भी हम लोगों ने आग्रह किया है। अभी लेसी जी यहां बैठी हैं और इन्हीं के विधानसभा में पूर्णिया में एयरपोर्ट बना है। दमदहा विधानसभा है, नाम पूर्णिया है, माता पूरन देवी के नाम पर है। उस जगह को भी लगभग 206 करोड़ का टेंडर आज से 5 दिन पहले निकल गया। अब वहां पे भी बड़ा इनक्लेव बनेगा, वहां बड़ा टाउनशिप बनेगा, वहां कई चीजों को एरोसिटी के तौर पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये 2 एयरपोर्ट हमारे चालू हो गए, सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ धाम के नाम से, क्योंकि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोग वहां जल उठाने का काम करते हैं और बाबा देवघर बैजनाथ धाम में पूजा करने जाते हैं। तो उस स्थान पर एक बड़ा एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। और दूसरा हरिहरनाथ जो सोनपुर में है, यहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाएंगे। इसके साथ साथ बिहार के कई जिले हैं, वाल्मीकि नगर है, वहां का हम लोगों ने बड़ा एयरपोर्ट बनाने की कल्पना कर दी है। रक्सौल में एयरपोर्ट का टेंडर का काम चल रहा है। हमारा बीरपुर जो सहरसा सुपौल जिले में है, वहां काम चल रहा है। हमारा मुजफ्फरपुर में हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम सहरसा में एयरपोर्ट बना रहे हैं और बेगूसराय में एयरपोर्ट बना रहे हैं। और भी कई जगह एयर स्ट्रिप बनाएंगे, कई चीजों की स्थापना किया जाएगा। लेकिन साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, कई चीजें मैं आपको बता पाया और बिहार का समृद्धि का रास्ता खोलना है, तेज गति से करना होगा।
सरकार तो चलती है, लेकिन तेज गति से नहीं चलेगा तो हम फिर पीछे छूट जाएंगे। इसलिए मैं बिहार के लोगों से विशेष तौर पर आग्रह करता हूं, देश और दुनिया में कहीं भी हो, जिस भी सेक्टर में हो, आप आइए। हम लोगों ने बिहार टेक एक पोर्टल भी निर्माण कर रहे हैं, इस पर भी सुझाव दीजिए। यहां आइए, आप अपने घर आइए, बिहार को सजाइए। आपने, मेरा एक थीम है कि कर्म भूमि से, जहां आप कर्म करते हैं, कर्म भूमि से आकर जन्मभूमि को समृद्ध बनाने का रास्ता का सपना देखिए। इसलिए साथियों, मेरी कोई सरकार 100 दिन नहीं पूरे किए, ये जनता की सरकार है। मैं तो सेवक हूं, प्रधान सेवक, मुख्य सेवक के तौर पर काम करता हूं, मेरा यही रोल है। अब तो कुछ लोग, बिहार की राजनीति में हम लोग देखते थे बड़े बड़े लोगों को, अब तो उनका पूरा परिवार हमको सिर्फ टारगेट करके ही राजनीति कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लोग कहते हैं कि सेलेक्टेड सीएम है सम्राट चौधरी। मैं सिर्फ इतिहास के पन्ने में एक वर्ड आपको बताता हूं। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो सेलेक्टेड थे। राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तब सेलेक्टेड थे। और तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने थे तब भी सिलेक्टेड थे। जिस परिवार में 3 सिलेक्टेड हो, उसको दूसरे पे बोलने का हक है क्या? अरे मैं तो, पार्टी ने मौका दिया, मैं स्पष्ट मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, एनडीए की विचारधारा, मोदी जी और नीतीश जी का आशीर्वाद और तमाम विधायकों का समर्थन किसी को मुख्यमंत्री बनाता, यही लोकतंत्र है। यहां जनता सीधे मुख्यमंत्री नहीं चुनती है, प्रधानमंत्री नहीं चुनती है। यहां लोकतंत्र है, विधायक चुने जाते हैं, विधायक तय करते हैं मुख्यमंत्री कौन होगा। हमको आज भी 206 एमएलए का समर्थन है। जीत के तो मैं 202 ही आया था। एकदम गलतफहमी में मत रहिएगा, पता चलेगा कि इतिहास के पन्ने में आप चले गए। इसलिए मैं जरूर बिहार के लोगों को आश्वस्त करता हूं, आपने जो मौका दिया है, हमारी पार्टी और एनडीए ने जो मौका दिया है बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना,